हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2। जैसा कि पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षारक और लवण। तो आपने और कक्षा में पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे होगे। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है ना। और जो क्षार होता है वो कैसा होता है? इसका स्वाद कड़वा होता है ना। ये आप पढ़ते से खट्टे पदार्थ जैसे आम है ना, अंगूर, मौसमी, ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जबकि जो क्षार होता है वो कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप कंफ्यूज होते होगे, कभी कभी भूल जाते होगे कि कैसे। तो अम्ल, एक शब्द याद रखना, अम्ल का जो लास्ट का अक्षर क्या है? ला। तो अम्ल क्या करता है? लाल करता है। किसको करता है? नीले को। तो ऐसे आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन ने सूचक के बारे में भी पढ़ा था कि सूचक क्या होते हैं, जो अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक सूचक में अपन लिटमस पढ़ा था, हल्दी है ना, लिटमस, हल्दी। और एक और पढ़ा था गुड़हल का, जिसे चाइना रोज कहते हैं, उससे भी सूचक का काम होता है। जो क्या करते? अम्ल क्षार की जांच करते। ये सब कैसे सूचक थे? प्राकृतिक सूचक थे, मतलब ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होते थे, है ना। जैसे हल्दी भी, तो हल्दी क्या करती थी? हल्दी को अगर आप अम्ल क्षार पदार्थ पता करें, हल्दी क्या अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं डालती थी। और क्षार का रंग कैसा हो जाता था? लाल। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अपनी शर्टों पर सब्जी का दाग लग जाता है, जैसे ही हम साबुन रगड़ते हैं तो सब्जी का दाग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। फिर ज़्यादा रगड़ते हैं तो फिर थोड़ी पीला होता है, फिर धीरे धीरे साफ होता है, लेकिन लाल होता है। साबुन क्या है? क्षार है। और जो सब्जी हल्दी ने करा, हल्दी जैसी क्षार पे पड़ी तो कैसा हो गया? लाल रंग का हो गया। तो ये थे प्राकृतिक सूचक। कुछ संश्लेषित सूचक भी होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ये संश्लेषित रेसे हैं जिनके द्वारा हम अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। तो पेपर में कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण दो या संश्लेषित सूचक के उदाहरण दो। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिटमस भी अपन ने पढ़ा था कि लिटमस जो होता है बैगनी रंग का होता है। और ये लिटमस जो है कवक शैवाल के सहयोग, दोनों के सहयोग से बना जो पौधा होता है वो लिटमस होता है। पेपर में कभी कभी आता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कवक और शैवाल दोनों की सहभागिता में रहता है, तो वो लिटमस ही रहता है ना। और लिटमस का जो विलयन होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जबकि यह बैगनी रंग का होता है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटोनिया, जेरानियम, कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ। उसी रंगीन पंखुड़ियों में अपना है गुड़हल, जिसे अपन चाइना रोज कहते हैं। गुड़हल ये आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत रहता है। गुड़हल लाल रंग का फूल होता है, ये भी एक सूचक के रूप में काम में आता है। तो इतने सारे नाम हैं, आपको आ गए होंगे समझ में, इन्हें याद कर लेना। इसके बाद कुछ अम्ल और क्षारों के नाम अपन पढ़ते हैं। जैसे कुछ अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, MgOH का होल्ट वाइज। तो ये अम्ल और क्षार ये कुछ क्या है, ये कुछ नाम है, इन्हें आप याद कर लेना। और ये लेबोरेटरी में जब भी आपका मौका पड़े लेबोरेटरी में जाने का, तो आप इन सबको देखना, ये लेबोरेटरी में होंगे। और इन सब की पहचान अपन कैसे करेंगे कि ये अम्ल है, क्षार, तो ये अपन लाल लिटमस, नीला लिटमस होगा उस प्रयोगशाला में, फिनोप्थेलिन होगा, मेथिल ऑरेंज होगा। इनकी अगर कुछ मात्रा अपन इनकी लेंगे, कुछ मात्रा इस सूचक की डालेंगे, तो अपन को रंगों के परिवर्तन के आधार पर पता चल जाए। जैसे अम्ल होगा तो वो क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। क्षार होगा तो लाल को नीला कर देगा। फिनोप्थेलिन से रंग कैसा हो जाएगा? जो क्षार होगा वो हरा रंग का हो जाएगा, और जो अम्ल होगा वो गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज, तो जी आप प्रयोगशाला में जब भी आपको मौका लगे तो आप करना। इसके बाद एक सूचक अभी अपन ने पढ़े प्राकृतिक, एक संश्लेषित। अब होते एक सूचक होते गंधीय सूचक, जिन्हें अपन कहते हैं माना अपन जो सुगंध आएगी उसके आधार पर पहचाने कि ये अम्ल है कि ये क्षार है, तो उन्हें अपन कहते हैं गंधीय सूचक। किसके आधार पर? गंध के आधार पर पता करेंगे कि अम्ल है ये क्या क्षार है। तो ऐसे सबसे पहले अपन यूज करते हैं बारीक कटी हुई प्याज को एक कपड़े में लपेट के रख दो फ्रिज में, फिर उसको भी अपन अम्ल क्षार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार लौंग
या लौंग का तेल, वेनिला, ये सब अपन गंधीय सूचक में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो पेपर में आ सकता है कि ये गंधीय सूचक क्या होते हैं, नाम बताइए, तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो जो अम्ल और या क्षारक धातु से कैसे क्रिया करते हैं इसको अपन समझते हैं। अम्ल जैसे दानेदार जिंक का एक टुकड़ा लिया अपन ने, दानेदार जिंक का टुकड़ा है, जैसे तनु H2SO4 ये अम्ल है, इसकी क्रिया हुई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस को जैसे मोमबत्ती के पास फटाफट जलने लगी। ये क्रिया करके पेपर में पूछ सकते हैं कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया। तो इसमें H2 गैस निकलती है, और H2 गैस कैसे निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है। ठीक है, इसके बाद अब फिर इसके बाद एक और क्रिया है Zn की क्षार से। अभी अपन ने Zn की किससे पढ़ी, अम्ल से। Zn की जब क्षार से क्रिया होती है तो एक लवण बनता है NaZnO2 + H2। इस सब क्रिया में हाइड्रोजन बनती है, परंतु ये सभी धातुओं के साथ ये क्रिया संभव नहीं है। फिर अगला है धातु की किससे, कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो कार्बोनेट क्या होते हैं, कपड़े धोने का सोडा होता है, इसमें कुछ क्रिस्टल के टुकड़े और होते हैं 5H2O, इसमें अगर +5H2O कर दे तो कपड़े धोने का सोडा हो जाएगा। जो बेकिंग सोडा जो खाना खाने का सोडा है, ये जब ये क्रिया करते हैं किससे कर रहे हैं, अम्ल से क्रिया करते हैं। तो जो Na2CO3 NaCl किसका सूत्र है, नमक का, H2O CO2 में टूट जाता है। इसी प्रकार जब बेकिंग सोडा की अम्ल के साथ क्रिया होती तब भी अपन को नमक प्राप्त होता है, H2O और CO2। ये अपन आगे पढ़ेंगे, एक ऐसा प्रश्न आएगा आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नमक से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ कौन कौन से। तो नमक से अपन को कपड़े धोने का सोडा भी प्राप्त होता है, और बेकिंग सोडा भी नमक से ही प्राप्त होता है। तो ये क्रिया भी आप याद कर लेना, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि क्रियाएं वो ही रहती हैं, बस घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। इसी प्रकार देखो जो वाली क्रिया अपन ने अभी नेक्स्ट पढ़ी थी संयोजन क्रिया में, कि संयोजन क्रिया में जो पढ़ी थी कि अपन चूने का पानी को जैसे ही पानी में डाल रहे थे CaOH का उल्टवाइज अपन को प्राप्त हो रहा था, चूने का पानी जो अपन दीवारों पर पोतते उसके बाद फिर क्या क्रिया होती है, दीवारों पर जैसे ही अपन ने पेंट लगा दिया तो वातावरण की उपस्थित CO2 क्रिया करके क्या बनाती है, CaCO3 की परत, जिससे अपनी जो पुताई होती है तो अपन कहते हैं सूख जाएगी तो पुताई आएगी। तो सूखने पर यही होता है, पानी बाहर निकल जाता है और CaCO3 की परत अपनी दीवारों पर लग जाती है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये अपन व्यवहारिक ज्ञान की क्रिया है, ये अपन करते भी हैं, तो इसको भी आप याद कर लेना। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करने पर फिर ये क्रिया होती है ना। तो ये भी एक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत, जिसे अपन संगमरमर भी कहते हैं CaCO3 को, यहाँ देखो आप चूना पत्थर भी कहते हैं, चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का ही से ही अपन को चूना पत्थर प्राप्त होता है, खड़िया प्राप्त होती है जिसे अपन चौक कहते हैं, और संगमरमर। तो कैसे भी करके वो आपसे पूछ सकते हैं पेपरों में। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हमसे क्रिया होती तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस जल बनता है। तो ये आप याद कर लेना। इसके अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते तो क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा ही था। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते तो वो क्रिया कैसी होती है, उदासीनीकरण क्रिया होती है। उसमें क्या बनता है, जैसे अम्ल और क्षार, अम्ल NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो नमक प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। तो ये क्रिया कैसी है, उदासीनीकरण क्रिया। इस उदासीनीकरण क्रिया में हमको जल और लवण प्राप्त होता है। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। तो कैसे भी करके आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला है अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे अपन ने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसकी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल से क्रिया करेगी तो अम्ल से क्रिया होगी तो क्या होगा, तो अम्ल से जैसे अपन ने कोई धातु ऑक्साइड लिया, जैसे अपन ने CuO लिया, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, किससे क्रिया करवानी है, अम्ल से करानी है, तो HCl हो गया। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CuCl2। ये कॉपर क्लोराइड का क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड जो कैसा होगा, नीले रंग का होगा, और फिर क्या बन जाएगा, प्लस H2O जो बाहर निकलेगी, ये बन रहा है ना, लवण प्लस जल। तो लवण अपन को क्या प्राप्त हुआ, CuCl2। ये लिखा भी है कि विलयन का
जो नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होगा। तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड जब हम इनसे क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। और ये अपन ने देखी वो क्रिया CuO प्लस HCl CuCl2 प्लस H2O बनेगा। इस प्रकार ये क्रिया होगी। इसी प्रकार अपन क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अब अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेंगे क्षारक की। तो अधात्विक ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे अपन ने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अपन ने ऊपर देखी थी ये क्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। जो CO2 है, तो C क्या है, अधातु है। और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अधात्विक ऑक्साइड होंगे। आपको समझ में आ रहा है। तो CO2 अधात्विक ऑक्साइड। और क्षारक अपन क्षारक CaOH ले लो, NOH ले लो, पर अपन ने यहाँ क्या लिया, चूने का पानी। चूने के पानी का क्या सूत्र, अभी अपन ने ऊपर क्रिया पढ़ी थी। चूने का पानी का क्या सूत्र है, CaOH का होल्ट वाइज। अभी ये क्रिया पढ़ी थी, इसलिए आप क्रियाएं बिल्कुल समझ के करा करो, जिससे आप खुद बनाना सीखो, रटना नहीं है। चूने का पानी का सूत्र याद कर लो, CaOH का होल्ट वाइज। इसी को अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, है ना। तो जब इसकी क्रिया किससे करानी है, क्षार। अब क्षार किसकी, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड में अधातु CO2 ले लिया। कार्बन जो है अधातु है, और अधातु के ऑक्साइड CO2। अब इसकी जब अपन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3। जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं, प्लस क्या बन रहा था, जल बन रहा था, है ना। तो इसी प्रकार ये क्रिया अपनी होगी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की। इसमें भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और जो अम्ल की होती है धात्विक ऑक्साइड, तब भी क्या बन रहा था, लवण और जल बन। देखो ऊपर देखो आप, तब भी क्या बन रहा था, लवण और जल। तो चाहे क्षारक की हो और चाहे अम्ल की हो, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया हो तो तब भी लवण जल बनेंगे। अधात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया हो क्षार की तो लवण ही जल बनेंगे। ऐसे आप समझ के करना तो आपको याद हो जाएगा। अब सभी अम्ल क्षारकों में क्या समानता होती है, तो सभी अम्ल क्षारकों में क्या समानता होती है, तो जो सभी जो अम्ल होते हैं क्या करते हैं, जैसे इनका विद्युत अपघटन होता है तो H पॉजिटिव आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ये क्या, विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इनमें H पॉजिटिव आयन नहीं होते। ये H पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो केवल अम्ल देता है। इस कारण अम्ल में विद्युत का चालन होता है और बल्ब जलने लगता है। ये एक प्रश्न आ सकता है कि अम्ल H पॉजिटिव आयन देते, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल में विद्युत का चालन नहीं होता, अम्ल में होता। तो इसी कारण अम्ल में विद्युत का चालन क्यों होता है, कि अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं, इस कारण अम्ल में विद्युत का चालन होता है। जबकि क्षारकों में ऐसा नहीं होता, क्षारक देते हैं OH नेगेटिव आयन। इसी प्रकार जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या, वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक, जैसे अपन एक जलीय विलयन में पानी में अपन ने अम्ल लिया और एक में अपन ने लिया क्षार। जैसे ही अपन ने अम्ल लिया पानी में तो क्या होगा, तो जो अम्ल होगा H3O प्लस Cl, है ना। जो हाइड्रोजन जो आयन होते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए जल के अणुओं से मिलकर रह सकते, इसलिए हाइड्रोजन आयन को या तो H पॉजिटिव कहेंगे या हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। आ रहा है समझ। तो H3O ये क्या करता है, जल से क्रिया कर लेता है। वैसे जो अम्ल होता है वो टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl। अब ये अकेले नहीं रहते, इसलिए जो हाइड्रोजन है ये फिर किससे, पानी से फिर क्रिया कर लेता है, तो H3O आयन बनाता है, जिसे अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसी प्रकार क्षार, अब क्षार क्या करेगा जलीय विलयन में, जो Na पॉजिटिव OH, तो जो क्षार होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। अगर जो जल में नहीं है घुलनशील वो क्षार नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो जो क्षार होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जो अम्ल होते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो अपन ने देखा सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जल में घुलनशील क्षारक को ही हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो अपन ने देखा अम्ल और क्षार में जल मिलाने पर क्या होता है, अम्ल और क्षार में, तो ये बनेगा एक लवण, अम्ल और क्षार प्लस जल। अम्ल क्षार में, अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर अपन ने क्रिया पढ़ी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या होता है, अम्ल और क्षार में जल मिलाने पर क्या होता है, और ये अपन यही टॉपिक था। आप कभी कभी प्रयोगशाला में जाकर देखना, तो अम्ल और क्षार के ऊपर चेतावनी दी जाती है कि इन्हें छीयो नहीं, है ना। जो अम्ल और क्षार होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो अगर अपन अम्ल और क्षार में सीधा पानी डालेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी और अपना हाथ जलने का डर ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अम्ल और क्षार को पानी में मिलाया जाए।
पानी अम्ल क्षार में नहीं मिलाया जाए। जैसे अम्ल क्षार की एक शीशी है और आपने डायरेक्ट पानी उसमें डाल दिया तो खतरा ज़्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, पानी में अम्ल की मात्रा लेंगे। जैसे अपन को अम्ल लेना है तो अपन पानी लेंगे ज़्यादा, फिर उसमें अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। जो जो ये क्रिया होती है उसमें अपन अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, तनुकरण करते। तनुकरण मतलब पतला करते हैं। इस क्रिया करने में, तनुकरण करने में हमें डर नहीं रहता। लेकिन अगर अपन सीधे मिलाएंगे तो क्या होगा, ये अम्ल सांद्र अम्ल मतलब गाढ़ा। गाढ़े में जैसे ही जल मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और विस्मरण जो होता है विस्फोटक हो सकता है और अपना क्या, हाथ भी जल सकता है, कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि संभल के काम करें। और जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर जो आयन की जो सांद्रता होती है या OH नेगेटिव या H पॉजिटिव, उसमें कमी आएगी क्योंकि अपन तनु कर रहे हैं। जैसे अपन माहौर जो पैरों में माहौर लगाते हैं तो आपने देखा होगा माहौर की वो आलता आता है आलता की शीशी आती है। अगर अपन आलता डायरेक्ट पैरों में लगाएंगे तो गाढ़ा गाढ़ा लगता है। और जैसे ही अपन आलता की कुछ बूंदें ले लें, उसमें पानी मिला लें तो वो आलता पतला हो जाता है, पैरों में भी अच्छा लगता है। तो जो पतला करना होता है वो तनुकरण कहलाता है और जो गाढ़ा होता है वो सांद्र कहलाता है। तो अगर जब अपन जल में अम्ल क्षार मिलाएंगे, अम्ल क्षार की कुछ बूंदें बनाएंगे तो अम्ल क्षार जो पतला हो रहा है, तो पतला हो रहा है तो किसकी आयन की कमी हो रही, अम्ल में H पॉजिटिव की कमी हो रही है और क्षार में OH नेगेटिव की कमी हो रही है। तो उसके आयन में कमी होगी और इस प्रकार इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। नेक्स्ट है अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने, इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, अम्ल क्षारक में किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल प्रस्तुत की गई जिसे अपन pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक है पोटांश का, ठीक है, और H है हाइड्रोनियम का। तो ये एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ है pH। तो ये pH के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो pH क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करता है। अगर pH मान 7 है तो अम्ल, अपन अभी 3 तरह के अम्ल पढ़े, एक उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। तो एक स्केल होती है, अगर pH मान 7 है तो जो विलयन है वो कैसा, उदासीन है, ठीक है बच्चों। अगर pH मान 7 से कम है तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक है तो वो कैसा है, अम्लीय है। और अगर pH मान 7 से अधिक है तो उसकी जो क्षार की जो प्रकृति है वो कैसी है, ज़्यादा है, तो उसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षार है और 7 से कम है तो वो अम्ल है। तो ये pH स्केल होती है। इसके बाद है ये H पॉजिटिव और OH आयन की सांद्रता परिवर्तन के लिए pH की भिन्नता। तो कभी कभी क्या होता है कि पेपरों में ऐसे भी आता है कि pH मान किसका कितना होता है। जैसे खाना खाने के पहले, खाना खाने से मानव लार का जो pH मान होता है 6.5 से 7.5। बच्चों कॉपी पेन लेके बैठना जिससे आप नोट करते चले। तो जो खाना खाने के बाद पहले जो pH मान होता है वो 7.4 होता है pH मान, है ना। तो 7.4 है तो पदार्थ की प्रकृति कैसी हो गई, ज़्यादा है 7 से, तो क्षारीय हो गई, है ना। और खाना खाने के बाद कितना होता है, 5.8 होता है। तो जी कैसा है, 5.8 है, 5 है बच्चों ये। तो इस 7 से कम है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार नींबू का रस, तो नींबू का रस का जो pH मान होता है 2.4 होता है। कितना होता है, 2.4, मतलब ये भी 7 से कम है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार रंग रहित बाधित जो पेय है उसका कितना होता है, 6.0, तो ये भी 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। गाजर का जो रस है उसका होता है 5.88, 5 बच्चों ये, तो ये भी 7 से कम है तो इसकी भी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार कॉफ़ी का जो होता है 5.0 होता है, तो ये भी 7 से कम है, 5 इसमें सही नहीं बन रहा, इसकी प्रकृति भी कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार टमाटर का भी होता है, टमाटर का होता है 4.5, ठीक है बच्चों, 4.5, तो इसका भी कैसी होगी प्रकृति, अम्लीय हो गई। इसी प्रकार NOH का 14 होता है, NOH का 14 और HCl का 1 होता है। NOH का होता है 14, NOH का 14, इसकी प्रकृति क्षारीय, और HCl का होता है 1, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। और जो नल का जो पानी होता है अगर शुद्ध नहीं है तो नल का जल शुद्ध जो पानी होता है उसकी जो प्रकृति होती है 7 होती है,
और नल का जो पानी होता है, उस जो पीने वाला जो पानी होता है वो 7 और नल की 7.6 होती है। इसी प्रकार ये pH मान अलग अलग होते हैं, पेपरों में आते हैं, तो स्केल पे भी अपन देखते हैं। जैसे जटर रस, जटर रस को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। इसका 1.2 मतलब अपन अभी 1 पढ़ा था। नींबू का रस 2.2, तो ये अम्ल है सब। 7 से इस तरफ है। शुद्ध जल या रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, तो बोला ये क्षार है ना। इस प्रकार ये पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं कि रक्त का pH मान कितना होता है, नींबू के रस का कितना होता है, तो ये आप याद कर लेना। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने में कहीं भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।